हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। यानी कि आज हम लोग गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली को पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर लास्ट स्लाइड में हम लोग कंपैरिजन से भी पढ़ेंगे कि गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली में क्या अंतर है। लेकिन पहले हम लोग गांधार शैली को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर मथुरा शैली को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर अमरावती शैली को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम लोग तुलनात्मक तरीके से देखेंगे तीनों शैली में क्या अंतर है, क्या समानता है, ठीक है, यानी कि डिफरेंस भी देखेंगे और सिमिलरिटी भी देखेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ों को हम लोग लास्ट स्लाइड में कवर करेंगे, लेकिन पहले हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कुषाण काल में। तो कुषाण काल में मूर्ति कला के प्रमुख रूप से दो केंद्र थे, एक तो हो जाएगा गांधार और दूसरा हो जाएगा मथुरा। तो कुषाण काल में मूर्ति कला के कितने केंद्र थे? तो प्रमुख रूप से दो केंद्र थे, एक गांधार हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मथुरा। जो गांधार क्षेत्र में, गांधार के आसपास के क्षेत्र में जो शैली विकसित हुई तो उसका नाम क्या पड़ गया? गांधार शैली। जो मथुरा क्षेत्र में या मथुरा के आसपास के क्षेत्र में जो शैली विकसित हुई तो उसका नाम क्या पड़ गया? मथुरा शैली पड़ गया। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान रखनी, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली जो है वो मूर्ति कला से रिलेटेड है। पूछा जाता है मूर्ति कला, स्थापत्य कला या चित्रकला, तो आपको मूर्ति कला याद रखना है। ठीक है, तो गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली जो है वो मूर्ति कला से रिलेटेड है। इसमें हम लोग देखेंगे मूर्ति बनाने की जो शैली है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कुषाण काल में मूर्ति कला के प्रमुख रूप से केंद्र कितने हो गए? दो हो गए, गांधार हो गए, दूसरा हो गया मथुरा। जो गांधार के क्षेत्र में जो शैली विकसित हुई तो गांधार हो गए, और जो मथुरा क्षेत्र में जो शैली विकसित हुई वो मथुरा शैली हो गई। कुषाण काल में जो बौद्ध धर्म था वो दो संप्रदाय में डिवाइड हो गया था, एक तो हो गया था हीनयान और एक हो गया महायान। हालांकि इसके अलावा भी कुछ संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म में, यानी कि खाली दो ही संप्रदाय नहीं, हीनयान या महायान ही नहीं है, और भी इसमें संप्रदाय पाए जाते हैं, जैसे कि वज्रयान भी इसी का एक संप्रदाय है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कुषाण काल में, तो कुषाण काल में जो बौद्ध धर्म था, यानी कि शुरुआत में क्या होता है, बौद्ध धर्म जो शुरुआत स्टार्टिंग जो हुई थी तब वहाँ पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति वगैरह बना करके मूर्ति पूजा वगैरह नहीं की जाती थी। लेकिन कुषाण काल में ये जो संप्रदाय, ये जो धर्म था, बौद्ध धर्म था, वो दो संप्रदाय में डिवाइड हो गए, हीनयान और दूसरा हो गया महायान। हीनयान में मूर्ति पूजा वगैरह नहीं होती थी, लेकिन महायान संप्रदाय के मानने वाले जो लोग थे उसमें मूर्ति पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई थी। यानी कि शुरुआत में बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा वगैरह नहीं होती थी, लेकिन लास्ट में यानी कि महायान संप्रदाय जब विकसित होता है तब इसमें, यानी कि इस संप्रदाय में जो लोग आते हैं वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा वगैरह करने लगे थे। और कनिष्क भी इसी संप्रदाय का है। पूछा जाता है कनिष्क किस संप्रदाय का है? तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का तो था ही, लेकिन इसमें किस संप्रदाय का आएगा? तो महायान संप्रदाय। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जो कनिष्क था उसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अशोक, जिस तरीके से अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था उसी तरीके से कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, जिसकी वजह से कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है तो आपको कनिष्क को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे गांधार शैली में जो मूर्तियां जो बनी थी उसको दो तरीके से हम देख सकते हैं, यानी कि उसको दो फेज में हम देख सकते हैं। जो शुरुआत में महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनी थी तो उनमें शारीरिक अंगों के वास्तविक अंकन पर जोर दिया गया था। इसमें शारीरिक अंगों के वास्तविक अंकन पर जोर दिया गया था। इसमें जो है भावों का प्रदर्शन वगैरह अच्छे से नहीं हो पाया था। लेकिन सेकंड फेज में क्या होता है, इसमें भावुकता, ओज, यानी कि इसमें जो मूर्तियां बनी थी तो इस टाइम में जो मूर्तियां बनी थी उसमें भावुकता, ओज वगैरह भी दर्शाया जाने लगा था। ठीक है, यानी कि शारीरिक अंग तो थे ही, अच्छे से करे ही गए थे, इसके अलावा जो है यहाँ पर भावुकता, ओज को, गुणों को भी दर्शाया जाने लगा था। पहला फेज का टाइमिंग अगर हम देखें तो पहले फेज की, पहले चरण की अगर हम टाइमिंग देखें तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के दूसरी शताब्दी ईसवी तक के रहा है। ठीक है, तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के दूसरी शताब्दी ईसवी तक के पहला फेज रहता है। तो यहाँ पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के आपको दूसरी शताब्दी ईसवी तक के टाइम याद रखना है। ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और ईसवी में खत्म होता है। ठीक है, दूसरे फेज में क्या है, तीसरी और चौथी शताब्दी जो है दूसरा फेज रहता है। फेज का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं, चरण का मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें जो शुरुआत में जो मूर्तियां बनी थी उसमें शारीरिक अंगों पर ध्यान दिया गया, यानी कि शुरुआत में इतनी अच्छी मूर्तियां नहीं बनी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसमें भावुकता, ओज वगैरह इनको भी दर्शाया जाने लगा। तो हम दो चरण में डिवाइड इसलिए कर सकते हैं, जब शुरुआत में जब कोई चीज़ बनती है तो उसमें इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती, परफेक्शन नहीं आता है, लेकिन बाद में उसमें परफेक्शन आता जाता है। तो ऐसे ही गांधार शैली में हुआ था। अब हम बात करते हैं गांधार शैली का। अगर लगभग टाइम पूछा जाए, देखिए हर बुक में अलग अलग टाइम पीरियड दिया होता है, हर सबके जो मत, हर विद्वान के मत जो थोड़े से हो जाते हैं वो अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम पीरियड में भी चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन आपको लगभग अगर टाइम पीरियड पूछा
पूछा जाए तो आपको याद रखना 50 BC से लेकर के 300 AD तक, यानी 50 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ और ईस्वी में खत्म हुआ, ठीक है। तो 50 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के गांधार शैली का विकास होता है। अब गांधार शैली को किन किन नामों से जानते हैं, तो देखिए गांधार शैली जो है इसको कई नामों से जानते हैं, क्योंकि गांधार क्षेत्र में कई राजाओं को कई धर्म का जो है भागीदारी रही, उसकी वजह से उसका प्रभाव इन शैली इस शैली पे यानी कि गांधार शैली पे पड़ता है, जिसकी वजह से इसके कई नाम है। तो जाहिर सी बात है ये जो शैली है ये पूरी तरीके से भारतीय शैली नहीं है, इसमें यूनानी भी मिश्रण है और प्लस भारतीय भी मिश्रण है। तो यूनानी, रोमन और प्लस भारतीय मिलकर के कौन सी शैली बनती है, गांधार शैली बनती है, जिसकी वजह से इसमें नाम में भी वेरी करता है। तो इसके नाम कौन कौन से हम देख लेते हैं। तो ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट भी बोलते हैं, इंडो ग्रीक आर्ट भी बोलते हैं और हेलेनिस्टिक आर्ट भी बोलते हैं। तो ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट बोलिए, शैली बोली एक ही चीज़ है, इंडो ग्रीक आर्ट बोली, शैली बोली एक ही चीज़ है, हेलेनिस्टिक आर्ट बोली, शैली बोली एक ही चीज़ है, ठीक है। तो गांधार शैली के कौन कौन से नाम हो जाएंगे, ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट, इंडो ग्रीक आर्ट और हेलेनिस्टिक आर्ट जो है गांधार शैली के अन्य नाम हैं। अब हम देखेंगे गांधार शैली जो है वो मेन जो है कहाँ पर ये विकसित हुई थी। तो आपको याद रखना आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट, यानी कि आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमा से जो मिले हुए जो हिस्से हैं वहाँ पर गांधार शैली का विकास होता है। लेकिन अगर आपसे प्रमुख रूप से अगर पूछा जाए कि गांधार शैली के प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो आपको पेशावर को याद रखना है। हालांकि अफगानिस्तान भी है, लेकिन आपको प्रमुख रूप से अगर पूछा जाता है तो आपको पेशावर को याद रखना है। तो गांधार शैली का प्रमुख केंद्र था पेशावर, ठीक है। गांधार शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो पेशावर। अगर उसमें कई नाम दिए तो पेशावर भी हो जाएगा, अफगानिस्तान भी हो जाएगा, दोनों ही हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रमुख पूछते हैं तो पेशावर को आपको याद रखना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों में से कौन सा बताया जाए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं शुरुआत में जो महात्मा बुद्ध की जो गांधार शैली में जो मूर्तियां बनी थी वो किस कलर के पत्थर से बनी थी। तो यहाँ पर आपको नीले धूसर पत्थर भी याद रखना है, ठीक है, नीले धूसर पत्थर भी याद रखना है और इसके अलावा काले और प्लस जो है भूरे जो पत्थर को भी याद रखना है। तो नीले धूसर पत्थर हो जाए या काले स्लेटी पत्थर लिखा हो या भूरे स्लेटी पत्थर लिखा हो, तो तीनों को ही आपको याद रखना है। तो नीले, काले और भूरे तीनों को याद रखना है। शुरुआत में इस तरीके से इस पत्थर से मूर्तियां वगैरह गांधार शैली में बनी थी, लेकिन बाद में क्या होता है मिट्टी के साथ प्लास्टर मिलाकर के भी महात्मा बुद्ध की मूर्तियां तैयार की गई थी, ठीक है। तो शुरुआत में नीले धूसर बलुआ पत्थर को याद रखना है और बाद में मिट्टी के साथ प्लास्टर जो है मिलाकर के भी मूर्तियां तैयार की गई थी, ठीक है। दो फेज में मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो जाहिर सी बात है अब एक ही तरीके की चीजें तो बनती नहीं, शुरुआत में कुछ और होता है लेकिन बाद में उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर करके यानी कि उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश किया जाता है। इसी तरीके से शुरुआत में नीले धूसर पत्थर का यूज हुआ और बाद में मिट्टी के साथ मिलाकर के, मिट्टी के साथ प्लास्टर मिलाकर के भी मूर्तियां तैयार की गई थी। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो गांधार शैली में जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति मिली है तो वो किस देवता से मेल खाती है, किस यूनानी देवता से मेल खाती है। तो अपोलो, यानी कि यूनान के देवता जो अपोलो हैं तो उनके समान जो है गांधार शैली में महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है। क्वेश्चन सीधे ही पूछा जाता है गांधार शैली में बुद्ध की जो मूर्तियां हैं किस यूनानी देवता की तरह बनाई गई हैं। तो आपको क्या याद रखना है, अपोलो देवता, यानी कि यूनानी देवता अपोलो देवता के समान गांधार शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं, यानी कि उनके समान थोड़ी सी लगती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गांधार शैली में यानी कि गांधार क्षेत्र में किस किस का जो है प्रभुत्व रहा जिसकी वजह से इस शैली पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो लगभग 200 वर्ष तक जो है फारस के सम्राटों का आधिपत्य रहा। इसके बाद सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं, यानी कि जो यूनान का था उसका भी प्रभुत्व रहा, जिसकी वजह से यूनान का भी इस पे प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से यवन है, शक है, ठीक है, यूनान बोलिए यवन बोलिए एक ही चीज़ है। तो यवन है, शक है, कुषाण है, इन राजाओं के जरिए जो धर्म या जो संप्रदाय थे, यानी कि इन राजाओं के जरिए जो धर्म या संप्रदाय थे, तो इन सब चीज़ों का गांधार शैली पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी कि इस क्षेत्र पे प्रभाव पड़ता है तो इस शैली में भी उसका प्रभाव हमको दिख सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसके नाम में भी देखिए ग्रीको बुद्धिस्ट नाम, हेलेनिस्टिक नाम, तो इस तरीके से इसीलिए गांधार शैली को इन नामों से बुलाया जाता है। तो हर विद्वान ने अपनी तरीके से अपने नाम से बुलाने की कोशिश की है, ठीक है। तो यवन है, शक है, कुषाण है, तो इन सब राजाओं के जरिए जो धर्म विकसित हुआ या जो संप्रदाय विकसित हुआ तो इन सब चीज़ों का इस पे प्रभाव पड़ता है।
फिर हम बात करते हैं जो गांधार शैली है मेन किस शैली से मिलके बनी है, यानी किन शैलियों यानी किस मूर्ति कला जो है यानी कि किस मूर्ति कला शैली से मिलके बनी है। तो यूनानी, रोम और भारतीय शैली मिलके कौन सी शैली बनती है? गांधार शैली बनती है। यानी कि यूनानी और रोमन और भारतीय शैली मिलकर के कौन सी एक शैली, नई शैली कौन सी तैयार होती है? तो गांधार शैली तैयार होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि किन किन शैलियों से गांधार शैली बनी है। तो यूनानी, रोमन और भारतीय मिलके गांधार शैली बनी है। अगर पूछा जाए गांधार शैली पूर्व भारतीय है तो गांधार शैली पूर्ण रूप से भारतीय शैली नहीं है, जबकि मथुरा शैली जो है वो पूर्ण रूप से भारतीय शैली। तो गांधार जो शैली है पूर्ण रूप से भारतीय शैली नहीं है और मथुरा जो है वो पूर्ण रूप से भारतीय शैली है। अगर हम बात करें यहाँ पर मूर्तियाँ, तो यानी कि कितनी मूर्तियाँ प्राप्त हैं, तो अभी तक यहाँ से 50,000 मूर्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक जो है 50,000 मूर्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। और जो यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं यानी कि जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियाँ मिली हैं तो वो कैसी मूर्तियाँ हैं? तो उनका जो परिवेश है, ठीक है, उनकी जो वेशभूषा है, उनका जो बैठने का तरीका है, जो आंख बंद करने का तरीका है, वो सारा क्या है? भारतीय है। लेकिन जो मूर्ति का उत्कीर्णन है, जो नक्काशी है, वो कैसी है? वो यूनानी है। तो ये चीज़ आपको, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछा जाता है कि जो गांधार शैली है तो उसका परिवेश कैसा है? तो परिवेश भारतीय आपको याद रखना है। और जो उत्कीर्णन है या नक्काशी है वो कैसा है? यूनानी है। क्योंकि अभी मैंने बताया यूनानी, रोमन और भारतीय मिल करके गांधार शैली बनी है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से ये भारतीय शैली नहीं है। तो परिवेश क्या हो जाएगा? भारतीय, और उत्कीर्णन क्या हो जाएगा? यूनानी। अब ग्रीक कला, जैसे कि ग्रीक कला हम लोगों ने पढ़ी थी, तो पढ़ी अभी नहीं है, ग्रीक कला में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या है? रियलिटी यानी कि वास्तविकता का अभाव है। इसी तरीके से गांधार शैली भी जो है इसमें भी क्या है? वास्तविकता का अभाव मिलता है, यानी कि रियलिटी से थोड़ी सी ये दूर है। ठीक है, रियलिटी इसमें थोड़ी सी नजर नहीं आती है, थोड़ा सा बनावटी वालापन लगता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रीक कला के समान ही इसमें वास्तविकता का अभाव है। अब इसमें जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति मिली है तो उसमें जो मूर्तियां मिली हैं तो उनकी आंखें आधी बंद कहीं कहीं पे दिखाई गई। तो आंखें जो है आधी बंद दिखाई गई, आंखें आधी खुली दिखाई गई, बात एक ही। ठीक है, यानी कि ध्यान करते हुए, जैसे कि ध्यान जब किया जाता है तो आंखें क्या हो जाती है? थोड़ी सी बंद हो जाती है। तो उसी लिहाज से जो है मूर्तियों को बनाया गया है। बुद्ध की जो महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा है, जो प्रतिमा मिली है, तो वो आगे से फ्रंट से क्या है? गढ़ी हुई है, यानी कि फ्रंट से तो उभारी गई है, लेकिन जो बैक पोर्शन है यानी कि पिछला जो पोर्शन है उसको जो है गढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो आगे से गढ़ी हुई है और पीछे से गढ़ी हुई नहीं है, किसमें? गांधार शैली में। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने देखे। अब गांधार शैली में जो मूर्तियां प्राप्त हैं तो उनके केश कैसे हैं, यानी कि बाल कैसे हैं? तो देखिए, गांधार शैली में जो बाल हैं वो घुंघराले बाल हैं, आंखें आधी बंद दिखाई गई हैं, कान थोड़े से लंबे दिखाए गए हैं, नैन नक्श बहुत तीखे दिखाए गए हैं। ठीक है, घुंघराले बाल मैंने बताया। ठीक है, सिलवटें यहाँ पर दिखाई गई। तो इस तरीके से गांधार शैली में मूर्तियां मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन सी चीज़ भारतीय, कौन सी चीज़ यूनानी है। अब देखिए यहाँ पर गांधार शैली में केश विन्यास, वस्त्रों की सिलवटें, आंखों की मुद्राएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब क्या है? चीज़ें भारतीय हैं। और इसके अलावा जो बनावट है, जिस तरीके से उसको बनाया गया है, जिस तरीके से उसे तराशा गया है, तो वो सारी चीज़ें क्या है? वो यूनानी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जिसका परिवेश क्या है, वेशभूषा कैसी है, वो भारतीय है। और नक्काशी यानी कि बनाने के तरीका, जो तराश विधि है, जो बनावट है, वो सब क्या है? वो यूनानी है। ठीक है, अब इसमें जो बाल मैंने बताया, तो बाल कैसे बनाए गए? घुंघराले बाल बनाए गए, लंबे कान वाला बनाया गया है। ठीक है, चप्पल पहने हुए दिखाए गए, मूछें दिखाई गई हैं। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध को इसमें इस तरीके से दिखाया गया है। अब गांधार शैली की जो अगर मूर्ति मिलेगी तो आप कैसे पहचानेंगे? आप देखेंगे अगर जो इसमें जो मूर्ति मिली है तो उसमें जो नैन नक्श है, जो नाक नक्शा है, वो बहुत ही तीखे बनाए गए, बहुत ही सुंदर बनाए गए और राजा के समान दिखाया गया है। इसमें महात्मा बुद्ध को थोड़ा सा राजा के समान दिखाया गया है, जैसे राजा महाराजा नहीं होते, तो उस तरीके से गांधार शैली में महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है। इसमें देख सकते हैं इसमें जो नाक वगैरह कितनी जो है अच्छे से नाक वगैरह, या आंखें हैं, या आईब्रो हैं, तो कितने अच्छे से लिप्स वगैरह इसमें तैयार किए गए हैं। और इसमें आभा मंडल दिखाया गया, यानी गांधार शैली में जो महात्मा बुद्ध के सिर के पीछे आभा मंडल को दर्शाया गया है। तो गांधार शैली में भी आभा मंडल मिलता है और मथुरा शैली में भी आभा मंडल मिलता है, लेकिन गांधार शैली में जो आभा मंडल मिलता है वो थोड़ा सा सजावट वाला हो, ज़्यादा अलंकृत है, और जो मथुरा शैली में मिलता है वो इतना ज़्यादा अलंकृत नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर हम लोगों ने गांधार शैली में देखे। तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी? इसमें घुंघराले बाल, चप्पल पहने हुए दिखाया गया है,
लंबे बाल दिखाए गए, सॉरी घुंघराले बाल, चप्पल पहने हुए दिखाया गया है और कान लंबे दिखाए गए हैं, आंखें थोड़ी सी बंद है, सिलवटे कपड़ों में है। तो ये सारी चीज़ें किसमें हम देखेंगे, गांधार शैली में देखेंगे। अब हम बात करते हैं मथुरा शैली की, ठीक है। अभी हम लोग कंपैरिजन में भी पढ़ेंगे, मथुरा शैली, गांधार शैली, अमरावती शैली, अभी कंपैरिजन में पढ़ेंगे। तो अभी बहुत से पॉइंट अभी रहे हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब मथुरा शैली में देखते हैं तो मथुरा भी मूर्ति कला का बहुत बड़ा केंद्र था, यानी कि मथुरा जो है ये भी मूर्ति कला का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ से भी बहुत सी मूर्तियाँ हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। और मथुरा शैली जो है वो इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, तीनों धर्म से रिलेटेड हम लोग को मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से अधिकांश जो प्रतिमाएं हम लोग को मिली हैं वो किस काल की, तो अधिकांश जो मूर्तियां हैं वो कुषाण कालीन है और गुप्त कालीन है। तो अधिकांश जो मूर्तियां प्राप्त हैं वो कुषाण कालीन और गुप्त कालीन मूर्तियां हैं। और ये मैंने बताया ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों धर्म से रिलेटेड है। अगर गांधार शैली की बात करें तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगर मथुरा शैली की बात करें तो ये तीनों धर्म से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों धर्म से रिलेटेड मूर्तियाँ हम लोग को मिली हैं। अगर बात करें मथुरा शैली में जो मूर्तियां प्राप्त हैं, ठीक है, अगर देखें मथुरा जो कला है वो किससे मेल खाती है, तो मथुरा जो कला है वो सांची और भरूच कला का निर्वहन करती है, यानी कि सांची और भरूच कला से मेल खाती हैं, ठीक है। तो मथुरा कला किससे मेल खाती है, तो सांची और भरूच, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सांची और भरूच से कौन सी शैली मेल खाती है, तो मथुरा शैली आपको याद रखना है, मथुरा कला आपको याद रखना है। यहाँ पर तराश और परिवेश दोनों ही भारतीय हैं। अभी हम लोगों ने गांधार शैली में पढ़ा था कि तराश क्या है, यूनानी है। तराश हम लोगों ने पढ़ा था यूनानी है, और जबकि हम लोगों ने परिवेश पढ़ा था भारतीय है, ठीक है। परिवेश क्या पढ़ा था हम लोगों ने, भारतीय है। लेकिन यहाँ पर क्या जो तराश है, नक्काशी है, बनावट है, ये भी भारतीय है, और जो परिवेश है ये भी भारतीय, यानी कि मथुरा शैली पूरी तरीके से भारतीय शैली है। इसमें हर चीज़ क्या है, भारतीय है। जैसे कि गांधार शैली में यूनानी भी था और भारतीय भी था, लेकिन मथुरा शैली में ऐसा नहीं है। मथुरा शैली जो है वो पूरी तरीके से भारतीय शैली है। अब उसमें मैंने बताया था उसमें नीले कलर के या ब्लैक कलर की या भूरे कलर के पत्थर का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ है, यानी कि सफ़ेद चित्तीदार लाल बलुए पत्थर का यहाँ पर यूज़ हुआ है, यानी कि लाल बलुए पत्थर से मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। और ये जो लाल बलुआ पत्थर था ये कहाँ से लाया जाता था, ये भी आता है कि कहाँ से लाया जाता था, तो ये फतेहपुर सीकरी के खाद्यान्नों से लाया जाता था, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी के खाद्यान्नों से ये लाल बलुआ पत्थर लाया जाता था, ठीक है। तो लाल बलुआ पत्थर से भी प्राप्त मूर्तियाँ, यानी कि लाल बलुआ पत्थर से भी बनी मूर्तियां मिली हैं हम लोग को मथुरा शैली से। इसके अलावा भी बहुत सी मूर्तियां हम लोग को मिली हैं जो हाथी दांत से बनी हैं, टेराकोटा से बनी है, और क्या है, कांसे से भी बनी मूर्तियां हम लोगों को प्राप्त हुई हैं मथुरा शैली से, ठीक है। तो मथुरा शैली से लाल बलुए पत्थर में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इसके अलावा हाथी दांत, टेराकोटा और कांसे से भी बनी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने मथुरा शैली में देखी। आगे हम देखते हैं मथुरा शैली की एक प्रतिमा को देखते हैं जो महात्मा बुद्ध की है। तो इसमें देखते हैं महात्मा बुद्ध जो खड़े हुए हैं, तो एक हाथ यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड है वो क्या है, कमर पे है, और जो राइट हैंड है यानी कि दायां हाथ क्या है, अभय मुद्रा में है, और बायां हाथ क्या है, कमर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो जो बायां हाथ है वो कमर पे रखा हुआ और दायां हाथ कंधे तक के अभय मुद्रा में उन्होंने दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इन प्रतिमाओं में महात्मा बुद्ध को खड़े हुए दर्शाया गया है। बुद्ध का बायां हाथ कमर पर रखा हुआ है, बुद्ध का बायां हाथ कमर पर रखा हुआ और दायां हाथ कंधे तक है, और किस मुद्रा में है, अभय मुद्रा में, ठीक है। तो ये वाली आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अभय मुद्रा यानी कि हथेली को फैलाकर जो रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभय मुद्रा बोलते हैं। पद्मासन यानी कि पद्मासन का मतलब होता है जिसमें बैठने वाली जो मूर्ति यानी कि जिसमें महात्मा बुद्ध को बैठे हुए दिखाया गया है। तो पद्मासन वाली प्रतिमाओं में पैरों के मध्य क्या बनी हुई, सिंह की प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है। तो स्थानक में भी और आसन वाले यानी स्थानक का मतलब जो खड़ी प्रतिमा बनी है, आसन यानी कि जो बैठी प्रतिमा बनी है, तो दोनों जगह पर सिंह की प्रतिमाएं दिखाई गई, सिंह की प्रतिमाएं उन पे बनी है। महात्मा बुद्ध का इसमें सिर जो है वो मुंडित दिखाया गया, देखिए कहीं कहीं पे लिखा होता है सीधे बाल और कहीं कहीं पे लिखा होता है सिर मुंडित, ठीक है। तो सिर मुंडित भी आपको याद रखना है और सीधे बाल भी आपको याद रखना है। जिस तरीके से गांधार शैली में घुंघराले बाल, आपको उसी तरीके से यहाँ पर याद रखना है, मुंडित सिर याद रखना है, या कहीं कहीं पे सीधे बाल वाला भी याद रखना है, ठीक है। शरीर का ऊपरी भाग उत्तरी विधि से चादर से ढका हुआ है, ठीक है। तो ये चादर से ढका हुआ है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। अधोवश कमर पर मेखला है, मेखला की गांठ से बंधा हुआ है, ठीक है, मेखला की गांठ से बंधा हुआ है। महात्मा बुद्ध की कुछ मूर्तियों में, ठीक है, महात्मा बुद्ध की कुछ मूर्तियों में सिर के पीछे चक्र फलक भी बना हुआ है, ठीक है। तो सिर के पीछे क्या है, ये चक्र फलक भी बना हुआ है जिसे बोलते हैं आभा मंडल या प्रभा मंडल। जैसे कि आपने महाभारत या रामायण वगैरह जब सीरियल वगैरह आते हैं
तो उसमें देखा होगा जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके पीछे क्या होता है, आभा मंडल प्रभा मंडल, एक प्रकाश का जो सर्कल यानी कि गोलाकार आकार का एक सिर के पीछे बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभा मंडल या आभा मंडल बोलते हैं। ठीक है, हालांकि पिक्चर में ही देख सकते हैं, यानी कि टीवी में ही ये सब चीज़ें देखी गई हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक प्रतिमा मिली है, जिसकी किसकी प्रतिमा है, प्रसादिका की प्रतिमा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्यूटिशियन। ठीक है, तो एक प्रसादिका की प्रतिमा मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिमा है। पूछा जाता है प्रसादिका की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है, तो मथुरा शैली से प्राप्त है। ठीक है, मथुरा कला से प्राप्त है, मथुरा से प्राप्त है। ठीक है, ये इसको कहते क्या है, ब्यूटिशियन बोलते हैं। अब ये देखिए, अब इस पिक्चर को देखिए, इसको बहुत ही सुडौल और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें जैसे कि पूछा जाता है, इसमें जो कमर है, पतली कमर बनाई गई है और इसका ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा हैवी बनाया गया है, थोड़ा सा मोटा बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो अंग जो है, इसके जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स हैं, तो उनको भी बहुत अच्छी तरीके से उभारा गया है। एक हाथ में इसके यानी कि बाएं हाथ में क्या है, एक श्रृंगारदानी है, यानी कि जिसमें श्रृंगार का सामान होता है। श्रृंगारदानी एक हाथ में पकड़े हुए, यानी कि पूछा जाए किस हाथ में कौन सी चीज़ पकड़े, तो दाएं हाथ में श्रृंगारदानी है और बाएं हाथ में एक पिटारी टाइप की पकड़े हुए हैं। पिटारी का जो ढक्कन है थोड़ा सा खुला हुआ है और इसमें से एक फूलों की माला बाहर निकल के आ रही है। ठीक है, तो इसमें से एक फूलों की माला जो बाहर निकल के आ रही है, एक हाथ में श्रृंगारदानी, एक हाथ में थोड़ी सी पिटारी टाइप की है और उसमें फूलों की माला बाहर निकल के आ रही है। ठीक है, सर पे देखिए एक टोकरी सामान जो है इससे बना हुआ है और ऐसा लग रहा है ये किसी रानी का जो है मेकअप करने यानी कि श्रृंगार करने जा रही हैं। ठीक है, मेकओवर करने जा रही हैं, कि इस पोजीशन पे इसको बनाया गया है कि ऐसा लग रहा है किसी रानी का जो है श्रृंगार करने ये जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका मुंह गंभीर और प्रसन्न और सुंदर दिखाएगा। इसका मुंह क्या है, गंभीर और प्रसन्न और सुंदर दिखाएगा। आंखों में चंचलता है, संपूर्ण अंग अत्यंत सुडौल और खड़े होने का ढंग भी सरल है। ठीक है, यानी कि जो अंग प्रत्यंग है इसको बहुत ही जैसे कि एक नारी का जो शरीर होता है उसी तरीके से इसको दिखाया गया है। दाएं हाथ में क्या है, श्रृंगारदानी है, जो मैंने बताया दाएं हाथ में श्रृंगारदानी है और बाएं हाथ में एक पिटारी है जिसका ढक्कन क्या है, थोड़ा सा खुला हुआ है और फूलों की एक माला थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखाई गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। तो फूलों की माला थोड़ी निकली हुई दिखाई गई है और ऐसा लग रहा है कि ये किसी रानी का श्रृंगार करने जा रही है। तो ये प्रसादिका की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है, तो आपको ध्यान रखना है, मथुरा से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ और प्रतिमाएं भी मथुरा कला से, मथुरा शैली से प्राप्त हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं मथुरा शैली का विकास कहाँ पर हुआ था। तो मेन आपको याद रखना है यमुना नदी, यानी कि यमुना नदी के किनारे मथुरा कला का या मथुरा शैली का विकास हुआ था। ठीक है, तो यमुना नदी के किनारे मथुरा कला का या मथुरा शैली का विकास हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर अब देखिए महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति मिली है, यहाँ पे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्म से रिलेटेड मूर्तियाँ मिली हैं। अब एक ही महात्मा बुद्ध की तो मूर्ति मिले नहीं है, तो जो एक महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति प्राप्त है वहां उनको क्या है, दो बोधिसत्व जो पद्मपाणि और वज्रपाणि से घिरे हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो एक महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति मिली वहां पर बोधिसत्व यानी कि दो बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्रपाणि से महात्मा बुद्ध को घिरे हुए दिखाया गया है। बुद्ध को स्थानक यानी कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ प्राप्त हैं महात्मा बुद्ध की, उनको स्थानक अवस्था में भी और आसन यानी कि बैठे हुए, स्थानक का मतलब खड़े हुए और आसन का मतलब बैठे हुए, दोनों अवस्थाओं में दिखाया गया है। ठीक है, जो पद्मासन अवस्था में है यानी कि जो बैठी हुई अवस्था में है, तो उनका दाएं हाथ कैसे है, अभय मुद्रा में उठा हुआ है, दायां हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है और बाएं हाथ घुटनों पर दिखाया गया है। तो अभी हम लोगों ने स्थानक अवस्था वाली मूर्ति देखी थी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पद्मासन अवस्था यानी कि बैठी हुई अवस्था की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दायां हाथ अभय मुद्रा में दिखाया गया है और बायां हाथ घुटनों पर रखा हुआ दिखाया गया है। हथेली और तलवे, जो हाथ की हथेली और जो पैर के तलवे हैं उनमें धर्म चक्र और त्रिरत्न चिन्ह मिले हैं। ठीक है, धर्म चक्र और त्रिरत्न चिन्ह यहाँ पर मिले हैं। बुद्ध की आसन की पीठिका यानी कि जहाँ पर बुद्ध बैठे हुए हैं तो वहाँ आसन की पीठिका के नीचे किसको दिखाया गया है, सिंह को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना कि किस जानवर का पूछा जाएगा, हाथी है, घोड़ा है, सिंह है, तो इस तरीके से आपको सिंह को याद रखना है कि बुद्ध के आसन यानी कि जिस पे महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं तो उनके नीचे किसको दिखाया गया है, तो सिंह को दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें स्थानक यानी कि जो खड़ी हुई प्रतिमा मिली, अभी मैंने खड़ी हुई प्रतिमा यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई थी। ठीक है, तो ये वाली खड़ी हुई प्रतिमा दिखाई थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं
जो महात्मा बुद्ध को खड़ी हुई प्रतिमा में दिखाया गया उसकी हम लोग बात करते हैं। तो स्थानक प्रतिमा में पैरों के बीच में सिंह को बैठा दिखाया, तो यहाँ पर भी सिंह को बैठा हुआ दिखाया गया है। तो आपको सीधे लर्न क्या करना है, सिंह को लर्न करना है कि किसको दर्शाया गया है, किस जानवर को दर्शाया गया है, तो सिंह को दर्शाया गया है। सिर के पीछे आभा मंडल है, ठीक है। तो मैंने बताया था गांधार शैली प्लस मथुरा शैली दोनों में आभा मंडल है, लेकिन गांधार शैली में थोड़ा सा ज्यादा अलंकृत आभा मंडल है मथुरा शैली के अपेक्षा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर एक प्रतिमा मिली है, यानी कि दीदारगंज से एक यक्षी की प्रतिमा मिली है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यक्षी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो दीदारगंज से मिली है। और किस शैली की है, तो मथुरा शैली की, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दीदारगंज से यक्षी की एक प्रतिमा प्राप्त है, वो किस शैली की है, तो मथुरा शैली की है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मैंने और ले रखी है, इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मूर्तियाँ आपको प्राप्त हैं। यहाँ पर एक कनिष्क की मूर्ति भी प्राप्त है, ठीक है। तो यानी कि मथुरा शैली से एक कनिष्क की मूर्ति भी प्राप्त है जो बिना सिर की है, यानी कि इसमें सिर नहीं है, ठीक है। तो बिना सिर की कनिष्क की मूर्ति प्राप्त है, इसमें सिर नहीं है। और कनिष्क को राजा के समान जो है पोशाक पहने दिखाया गया है, यानी शेरवानी पहने दिखाया। जिस तरीके से राजा महाराजा शेरवानी वगैरह पहनते हैं उसी तरीके से कनिष्क को कहा जाता है, कनिष्क की प्रतिमा है और यहाँ पर शेरवानी पहने हुए कनिष्क को दिखाया गया है। इस तरीके से हम यहाँ पर कनिष्क की प्रतिमा देख सकते हैं। अभी मैंने बताया था कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से कनिष्क की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है, तो मथुरा शैली से प्राप्त है। फिर इसके अलावा बहुत सी प्रतिमाएं यहाँ से मिली है, मैंने बताया हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म से रिलेटेड यहाँ पर प्रतिमाएं मिली हैं। तो यहाँ पर कुछ और प्रतिमाएं देख लेते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन सी प्रतिमाएं हम लोगों को प्राप्त हैं। तो कंकाली टीले से समस्त खड़ी प्रतिमाएं मिली हैं, जो ऋषभ देव की है, एक ऋषभ देव की जिनको आदिनाथ कहते हैं, नेमनाथ की है, पार्श्वनाथ की, महावीर स्वामी की, यानी कि जैन धर्म के तीर्थंकरों की जो है यहाँ पर प्रतिमाएं प्राप्त हैं। किसकी किसकी मिली है, ऋषभ देव की मिली है, नेमनाथ की मिली, पार्श्वनाथ की मिली, महावीर स्वामी की। तो जैन धर्म से रिलेटेड ये प्रतिमाएं मथुरा शैली से प्राप्त हैं। बोधिसत्व यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड मूर्ति मिली है, यानी कि बोधिसत्व मैत्रेय अभय मुद्रा में, यानी कि बोधिसत्व मैत्रेय जो है अभय मुद्रा में लीन, ये भी कहाँ से मिली, मथुरा शैली से मिली है। और कहाँ पर ये संग्रहित है, तो ये मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है, ठीक है। तो कहाँ पर रखी है ये मूर्ति यानी कि प्रतिमा, ये कहाँ रखी, बोधिसत्व मैत्रेय अभय मुद्रा में जो लीन है, ये जो है प्रतिमा कहाँ रखी हुई, कहाँ संग्रहित है, तो मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। तो मथुरा शैली की ज्यादातर जो प्रतिमाएं हैं वो कहाँ पर संग्रहित है, वो मथुरा संग्रहालय में ही संग्रहित है। ज्यादातर प्रतिमाएं जो है मथुरा संग्रहालय में ही संग्रहित है। फिर यहाँ से अभी मैंने बताया कनिष्क की प्रतिमा, जो बिना सिर वाली कनिष्क की प्रतिमा मिली है, तो वो भी कहाँ संग्रहित है, ये भी मथुरा संग्रहालय में ही संग्रहित है, ठीक है। अब इसके अलावा हिंदू धर्म से रिलेटेड कौन कौन सी मूर्ति मिली है, अभी मैंने यक्षी की मूर्ति तो आपको दिखाई दी, यक्षी की प्रतिमा तो आपको दिखाई दी। उसके अलावा सूर्य है, शंकर है, यानी कि सूर्य जी की, शंकर है, ठीक है, शंकर जी की, विष्णु जी की, चंद्रमा है, कुबेर है। तो इन सब की भी प्रतिमाएं मथुरा शैली से प्राप्त हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सूर्य है, शंकर है, विष्णु है, चंद्रमा है, तो इन सब भगवान की भी प्रतिमाएं मथुरा शैली से प्राप्त हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। कुछ अगर बोलने में मुझसे गलती हो जाए तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर मैं सिर्फ बुक से रिलेटेड चीज़ें बता रही हूँ। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मुझे बोलने में गलती हो जाए, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। मेरा जो है उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ है कि आपको बताना कि जो एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाती वो चीज़ें आपको सिर्फ बताना है, ठीक है। तो अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में या कुछ बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, मेरा इंटेंशन ये नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अमरावती शैली की, ठीक है। तो अमरावती शैली की बात करें तो अमरावती शैली जो है दक्षिण भारत में इसका विकास होता है। अमरावती जो शैली है बहुत ज़्यादा जो है ये लंबा टॉपिक नहीं है, यानी कि इसमें कुछ ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कृष्णा नदी के किनारे विकसित हुई। तो अमरावती शैली दक्षिण भारत में, ठीक है, अमरावती जो शैली है वो दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ, ठीक है। दक्षिण एशिया में भी इसका विकास होता है, ठीक है। तो कृष्णा नदी के किनारे आपको याद रखना है। इसका विकास जो सातवाहन शासकों के जरिए होता है। जिस तरीके से गांधार और मथुरा शैली का जो विकास होता है वो कुषाण शासकों के जरिए होता है, अमरावती शैली का जो विकास है वो सातवाहन शासकों के द्वारा होता है।
इसमें जो जो मूर्तियाँ प्राप्त हैं वो ग्रुप में मूर्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। इसमें जो मूर्ति हैं तो वो कैसी हैं, ग्रुप में मूर्तियाँ प्राप्त हैं और जो है त्रिभंगा आसन में है, यानी कि गतिशील आकृतियाँ त्रिभंगा आसन में, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मूर्तियाँ जो मुड़ी होती, तीन तरफ से मुड़ी होती है, उसको बोलते हैं त्रिभंगा आसन। तो त्रिभंगा आसन में अमरावती शैली में मूर्ति प्राप्त है, यानी ग्रुप में आपको याद रखना है और त्रिभंगा आसन में आपको याद रखना है अमरावती शैली। इसका विकास जो है किस नदी के आसपास है, तो कृष्णा नदी के आसपास, जबकि मथुरा शैली का विकास था यमुना नदी के आसपास था। तो यहाँ पर हम लोगों ने मथुरा जो है शैली का विकास कहाँ देखा, तो यमुना नदी के, ठीक है। और जो है अमरावती शैली का विकास कहाँ हो जाएगा, कृष्णा नदी के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। ये पिक्चर लिया है तो देखिए इसमें ग्रुप में पिक्चर बनी हुई है और इसमें देखिए इस तरीके से जो है ये सारी मूर्ति जो है मुड़ी हुई है, प्रतिमा जो बनी हुई है, मूर्ति जो बनी हुई है वो कैसी है, त्रिभंगा आसन में है, ठीक है। तो यानी कि मुड़ी हुई दिखाई गई है। तो ये आप पिक्चर सामने देख सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ पिक्चर्स मैंने और ली हैं, जातक कथाओं से रिलेटेड यहाँ पर मूर्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जातक कथाओं से के आधार पर मूर्तियाँ यहाँ पर प्राप्त हैं, ठीक है, यानी ग्रुप में हैं। चीज़ें जैसे कि कहानी, किससे कहानी नहीं होते तो उसमें बहुत से कैरेक्टर रखे जाते हैं, उसी तरीके से जातक कथाओं में भी बहुत से कैरेक्टर उसमें रखे गए हैं। तो इस तरीके से जातक कथाओं को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली में अंतर देखेंगे कि गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी देखेंगे क्या समानता है, कहीं पर गांधार शैली अमरावती शैली सेम है और कहीं पर गांधार शैली मथुरा शैली सेम है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्लियर करेंगे कहाँ पर कौन सी चीज़ सेम है और कहाँ पर कौन सी चीज़ अलग है। तो देखिए गांधार शैली में पत्थर की अगर बात करें तो मैंने बताया था नीले, काले, भूरे, धूसर पत्थर का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर नीले, काले, भूरे, धूसर पत्थर को आपको याद रखना है। बाद में मिट्टी के साथ प्लास्टर का यूज़ हुआ है। मथुरा शैली में सफ़ेद चित्तीदार और लाल बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक नज़र में हम देख रहे हैं, हालांकि ये देख चुके हैं हम लोग कि किसमें किस पत्थर का यूज़ है, लेकिन जब एक साथ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पर सफ़ेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ है। अमरावती शैली में संगमरमर यानी कि सफ़ेद संगमरमर का यूज़ हुआ है। तो याद क्या रखना है, गांधार शैली में काले, नीले, भूरे पत्थर, मथुरा शैली में लाल पत्थर और अमरावती शैली में आपको संगमरमर यानी कि सफ़ेद संगमरमर पत्थर का यूज़ हुआ है। इसमें क्या है, ये पूरी तरीके से भारतीय शैली नहीं है, यानी कि गांधार शैली पूरी तरीके से भारतीय शैली नहीं है, भारतीय प्लस यूनानी का मिश्रण है, ठीक है। मथुरा शैली ये पूरी तरीके से भारतीय शैली है, जबकि अमरावती शैली भी पूरी तरीके से भारतीय शैली है। तो मथुरा शैली, अमरावती शैली दोनों ही पूरी तरीके से भारतीय शैली है और गांधार शैली भारतीय और यूनानी दोनों का मिश्रण है, पूरी तरीके से भारतीय शैली नहीं है। गांधार शैली बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जबकि मथुरा शैली बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों धर्म से रिलेटेड है। यानी गांधार शैली में बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रतिमा मिली है, ठीक है। मथुरा शैली में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों धर्म से रिलेटेड प्रतिमाएं प्राप्त हैं। अमरावती शैली में भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही प्रतिमाएं मिली हैं। गांधार शैली को विकास का श्रेय किसे जाता है, तो कुषाण शासकों को जाता है। मथुरा शैली में कुषाण शासकों को जाता है और अमरावती शैली में सातवाहन शासकों को जाता है। यानी कि गांधार और मथुरा शैली को दोनों को विकास का श्रेय किसे जाता है, तो कुषाण शासकों को जाता है, जबकि अमरावती शैली में सातवाहन शासकों को जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे एक नज़र में तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। गांधार शैली में जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति मिली है, ठीक है, जो गांधार शैली में महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियाँ मिली हैं, जो प्रतिमाएँ मिली हैं, तो उनको कैसे दिखाया गया है, तो उनको आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है, योगी की मुद्रा में दिखाया गया है, घुंघराले बाल दिखाए गए हैं, मूछें भी कहीं कहीं दिखाई गई हैं, बलिष्ठ शरीर दिखाया गया है, आभा मंडल दिखाया गया और चप्पल पहने हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा याद क्या रखना, घुंघराले बाल और कहीं कहीं पे मूछें, कहीं कहीं पे चप्पल पहने हुए दिखाया गया है। तो महात्मा बुद्ध को इस पोजीशन में गांधार शैली में दिखाया गया है। मथुरा शैली में मुस्कुराते हुए महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमाएं प्राप्त है, उनको मुस्कुराते हुए, हष्ट पुष्ट और तंग कपड़े, ठीक है, तंग कपड़े पहने हुए और बिना बाल वाला या सीधे बाल, कहीं के सीधे बाल भी आता है लिखा हुआ, कहीं पे बिना बाल के भी लिखा आता है। तो आप बिना बाल और प्लस सीधे बाल यानी कि मुंडित भी आपको याद रखना और प्लस सीधे बाल भी आपको याद रखना है। गांधार शैली में घुंघराले बाल और मथुरा शैली में मुंडित या बिना बाल के आपको याद रखना है। अमरावती शैली पे अगर हम बात करें तो अमरावती शैली में जो बुद्ध की मिली है, तो बुद्ध के जीवन पे आधारित पिक्चर मिले हैं, ठीक है, जातक कथाओं पे आधारित पिक्चर मिले हैं। और ये इसका जो विकास है कहाँ कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश, नागार्जुन कोंडा और महाराष्ट्र जो है, आंध्र प्रदेश का जो नागार्जुन कोंडा और महाराष्ट्र के स्तूप अमरावती शैली के लिए फेमस है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा और महाराष्ट्र के स्तूप अमरावती शैली के लिए फेमस है।
फिर हम विकास की बात करें, यानी कि एक वर्ड में अगर विकास की बात करें कि ये शैली कहाँ पर विकसित हुई है, तो आपको पश्चिमोत्तर भारत याद रखना है। यानी कि एक अगर शब्द में बात करें तो पश्चिमोत्तर भारत, यानी कि हालांकि एक शब्द नहीं, दो शब्द हो गए, पश्चिमोत्तर प्लस भारत। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर हम शॉर्ट में बात करें तो पश्चिमोत्तर भारत आपको गांधार शैली के लिए याद रखना है। मथुरा शैली के लिए कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी? मथुरा याद रखना है, वाराणसी याद रखना है और कौशाम्बी। तो मथुरा और वाराणसी और कौशाम्बी जो है मथुरा शैली के प्रमुख केंद्र माने गए हैं। अमरावती शैली का विकास कहाँ हुआ है? तो मैंने बताया दक्षिण भारत, इसके अलावा आपको याद रखना श्रीलंका और दक्षिण एशिया तक के इसका फैलाव रहा है। ठीक है, तो श्रीलंका और दक्षिण एशिया तक के अमरावती शैली का फैलाव रहा है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली को डिटेल में देखा, कंपैरिजन में भी देखा। ठीक है, देखा उसमें समानताएं क्या है, देखा उसमें अंतर क्या है, तो हर एक चीज़ देखी। तो मेरे हिसाब से सारा चीज़ का वीडियो ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी पॉइंट्स रह गए होंगे। ऐसा नहीं कि पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो उसको क्लियर करते रहेंगे। अभी भी अगर आपको डाउट है लेकिन अपनी तरफ से आपको कुछ पूछना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कॉमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल लिखिए, आपको आंसर दिए जाते हैं। अगर चीज़ें आपके जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं तो आपको आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को फिनिश करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।